हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज गुड। सो हमने चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन रिकॉर्ड कर लिया था। उसका हमने पार्ट नंबर 1 रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके अंदर हमने रिमेनिंग जितने भी आपके एसेस थे वो हमने पढ़ लिए थे। लेकिन एक आपका स्टैंडर्ड बच गया था, विच इज एसे 402। तो ये भी आज पढ़ लेते हैं। एसे 402, देखो एसे 402 जो है, विच इज ऑडिटर्स कंसिडरेशन रिलेटेड टू एंटिटीज यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैंडर्ड नॉर्मली स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत देता है, नॉर्मली समझ नहीं आता हम सबको। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके इजी बनाने के लिए मैं बैठा हूं ना। हम इसको इतना इजी बना देंगे कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। एक क्विक रिकैप, जो ये फर्स्ट टाइम रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं, आप सबको जो भी इस रिवीजन में मैं नोट्स वगैरह यूज कर रहा हूँ, मैं आपके स्टडी मटेरियल यूज कर रहा हूँ। तो इसके आप नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लो और वहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये नोट्स। और सब्सक्राइब भी कर दो यार। मैंने देखा है बहुत सारे जनों ने व्यू व्यू कर रखा है, बट सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करते हो वीडियो को, तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं विद अवर एसे एसे 402, विच इज ऑडिटर्स कंसिडरेशन रिलेटेड टू एंटिटीज यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो इसके बेसिक समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, थोड़ा एक केस सिनेरियो समझते हैं, एक बॉलीवुड टाइप मूवी के अकॉर्डिंग। जैसे बोट है, बोट कंपनी है। बोट कौन से किसकी कंपनी है? अरे अपने अमन भैया की कंपनी। तो अमन भैया जी की बोट कंपनी है, वो हो गई यूजर एंटिटी, जो सर्विस जो यूजर ऑडिटर की सर्विस का इस्तेमाल करेगी। अब यूजर ऑडिटर कौन? चलो लेट से मैं यूजर ऑडिटर हो गया, मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल इज द यूजर ऑडिटर। अब ये जो बोट है, बोट को सॉफ्टवेयर वगैरह मेंटेन करना होता है, तो वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विसेज ले रहे हैं फ्रॉम द टीसीएस। टीसीएस से वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की सर्विस ले रहे हैं। तो यहाँ टीसीएस हो जाएगा हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। टीसीएस क्या हो जाएगा? हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और टीसीएस के अंदर भी उनका एक ऑडिटर होगा। वो ऑडिटर रहेगी, लेट से टीसीएस ने हायर किया मिसेस काजोल को। मिसेस काजोल को उन्होंने टीसीएस ने एज एन ऑडिटर हायर किया, तो वो उनके लिए हो जाएंगे सर्विस ऑडिटर। मिसेस काजोल सर्विस ऑडिटर, मिस्टर राहुल यूजर ऑडिटर। तो अब हमारे पास दो तरह के एसेज होते हैं, एक एसे 402। एसे 402 फर्स्ट ऑफ ऑल लगता किस पे है? तो एसे 402 लगेगा मिस्टर राहुल पे, मतलब यूजर ऑडिटर पे। और जो मिसेस काजोल पे कौन सा एसे लगेगा? मिसेस काजोल पे कोई एसे नहीं लगेगा, मिसेस काजोल पे एसे ई लगेगा, विच इज स्टैंडर्ड ऑन इंश्योरेंस एंगेजमेंट 3402। उन पे लगेगा एसे ई 3402 मिसेस काजोल पे। अब ये यूजर ऑडिटर को यूजर एंटिटी की सर्विसेज से क्या मतलब, क्या लेना देना? याद करो, ऑडिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर दे आर ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड, एंड उसे एक एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना है। तो एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के लिए उसे ऑर्गेनाइजेशन की सारे इंटरनल कंट्रोल्स एंड बाकी सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो हर एक यूजर ऑडिटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑडिटर को समझना पड़ेगा कि भाई ये मेंटेनेंस सर्विसेज, जो भी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विसेज ली जा रही हैं, वो प्रॉपर है कि नहीं है, वेदर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स आर प्रेजेंट इन इट और नॉट। तो ये सब कुछ वो कैसे पता करेगा? तो इसके लिए अब उसे सारी की सारी चीजें चेक नहीं करनी पड़ेगी, तो वो कैसे करेगा? वो उसी के ऊपर ही हमारा ऐसे 402 एप्लीकेबल है। अच्छा एक चीज और आप याद रख लेना, जो ये मिसेस काजोल है ना, मिसेस काजोल, वो भी एक जैसे हम एज एन ऑडिटर अपनी रिपोर्ट इश्यू करते हैं, वैसे ही मिसेस काजोल इज द सर्विस ऑडिटर। वो सर्विस ऑडिटर एक रिपोर्ट इश्यू करेगी, विच इज टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। दो तरह की रिपोर्ट इश्यू कर सकते हैं, तो टाइप 1 रिपोर्ट या टाइप 2 रिपोर्ट, जिसका हमारा यूजर ऑडिटर मिस्टर राहुल इस्तेमाल करेगा। आई होप आपको एक बेसिक रक्स मिल गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया, वीडियो रिप्ले करके दोबारा इस पार्ट को जरूर सुन लेना। बिना इस चीज को समझे आप स्टैंडर्ड पे कूदोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। और वैसे भी ये रिवीजन वीडियो है, सो मैं थोड़ा होप कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन क्योंकि ये वाले स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसे थोड़ा डिटेल में ही, हर एक चीज को बहुत डिटेल में ही जाके समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए इसका सेपरेट एक वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है फ्रॉम द सेपरेट चैप्टर। तो ऐसे 402, विच इज ऑडिटर कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेबल किस पे होता है? ये मिस्टर राहुल पे एप्लीकेबल होगा, मतलब हमारे एग्जांपल में मिस्टर राहुल इज द यूजर ऑडिटर, तो ये यूजर ऑडिटर पे एप्लीकेबल होगा। अब आपको कुछ बेसिक टर्म समझनी है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमारे एग्जांपल में थी टीसीएस। टीसीएस हमारे एग्जांपल में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी। द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूजर एंटिटी को। मतलब जो टीसीएस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टू द यूजर एंटिटी, कौन थी हमारे एग्जांपल में? बोर्ड। तो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर एंटिटी।
और ये यूजर एंटिटी का, जो यूजर एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। मतलब बोर्ड के इंफॉर्मेशन सिस्टम का इट इज एन एसेंशियल पार्ट, दैट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बोर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है। तो व्हाट डू मीन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? इट इज अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर एंटिटी, that are the user entities information system important part, and that is information system which one is relevant to financial reporting. यूजर एंटिटी इज एन, और व्हाट डू मीन बाय यूजर एंटिटी? अभी यूजर एंटिटी क्या है? जो बोर्ड हमारे एग्जांपल में थी, यूजर एंटिटी वो एंटिटी है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टीसीएस की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो रही है। और इसकी यूजर एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कौन करेगा? यूजर ऑडिटर ऑडिट करेगा। अब आता है सर्विस ऑडिटर। अब देखो सर्विस ऑडिटर कौन होता है? सर्विस ऑडिटर वो ऑडिटर है वो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टीसीएस, टीसीएस का जो ऑडिटर है मिसेस काजोल हमारे एग्जांपल में थी सर्विस ऑडिटर। तो जो मिस काजोल जो थी वो सर्विस ऑडिटर थी। तो सर्विस ऑडिटर इज द ऑडिटर who at the request of the service organization provides assurance report on the contract of service organization। वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, देखो सर्विस ऑडिटर वो एक ऑडिटर है जो वो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टीसीएस के रिक्वेस्ट पे एश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कैसे कंट्रोल चल रहे हैं उसके बारे में बताता है। और यूजर ऑडिटर कौन होता है? यूजर ऑडिटर वो ऑडिटर है जो ऑडिट करता है रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूजर एंटिटी। तो अगर आपको ये सारा डायग्राम समझ आ गया होगा तो आपको ये डेफिनेशंस ऑटोमेटिकली समझ आ गई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर नहीं आई है तो दोबारा वीडियो रिप्ले कर लेना, सुन लेना, उसके बाद ये सब चीजें समझ आ जाए तभी आगे बढ़ना, अदरवाइज आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। When services provided by service organization are relevant to user entity financial statement, एक क्वेश्चन आता है कि हमने बात करी थी कि जो यूजर सर्विसेज और जो सर्विस ऑडिटर है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर द पार्ट ऑफ यूजर एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट वन इज रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये कब ये सर्विसेज रेलेवेंट होगी यूजर एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, ये क्वेश्चन है। तो देखो ये पार्ट ऑफ की यूजर एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट होगा। वो कब होगा? जो मोस्ट आपके कंट्रोल्स वगैरह होते हैं लाइकली टू रिलेट टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल कंट्रोल्स। जो एक यूजर एंटिटी अपनी सर्विस, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस ऑडिटर जो सर्विसेज प्रोवाइड करे टू द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो मोस्टली आपकी पार्ट होती है आपकी यूजर एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। There may be although other controls relevant to audit such as control over safeguarding of assets। अभी कब आपका मतलब माना जाएगा कि यूजर एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है? जब ये कंट्रोल्स रिलेट करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। फर्स्ट थिंग, जब ये कंट्रोल रिलेट करते हैं टुवर्ड्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड, व्हेन दे रिलेट टू द सेफगार्ड ऑफ एसेट्स। तो ये दोनों को ही हम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहेंगे। इसके अलावा जो भी आपके कंट्रोल्स वगैरह होगा दैट इज नॉट रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, अटेंडेंस सिस्टम। अब ये अटेंडेंस सिस्टम जो है, ये अटेंडेंस सिस्टम, दिस वन इज रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्योंकि इसके बेसिस पे एम्प्लॉयज की वेजेस डिसाइड होती हैं। तो वेजेस डिसाइड होती है अटेंडेंस सिस्टम के बेसिस पे, तो दैट सिस्टम इज आल्सो रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर एक एंटिटी आउटसोर्स करती है अपनी अटेंडेंस सिस्टम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, सर्विस ऑडिटर का इस्तेमाल कर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करती है, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। दैट्स अ वेरी सिंपल एंड क्विक एग्जांपल जो मैंने समझाया। ओके, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस इज रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इफ दे अफेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रेट अवे तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज कब रेलेवेंट होती है यूजर एंटिटी के लिए? स्ट्रेट अवे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा व्हेन द सर्विसेज ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज रेलेवेंट टू यूजर एंटिटी। तो इसके लिए अब याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी एक मेमोरी टेक्निक है। ये आपको पूरा प्रोसीजर इतना याद रख लो, आपको सारा याद हो जाएगा कि कब यूजर एंटिटी, कब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज इज रेलेवेंट टू यूजर एंटिटी। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, स्कोट्स। स्कोट्स मैं बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म में, स्कोट्स का मतलब होता है सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, स्कोट्स। फिर आप लगाते हो ऑडिट में प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स लगाते हो और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करते हो, यू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, स्कोट्स, फिर उस पर आप लगाओगे प्रोसीजर्स प्लस अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करोगे। फिर इसके बाद आता है नस्कोट्स। नस्कोट्स मतलब नॉन सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, पहले सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर आएगा प्रोसीजर प्लस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फिर आएगी नॉन सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, फिर आएगा एफआरपी। एफआरपी इज योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस प्लस जर्नल एंट्रीज, प्लस जर्नल एंट्रीज। इतना प्रोसेस याद रख लो, आपका एक पूरा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज रेलेवेंट होगी यूजर एंटिटी के लिए। कब होती है? स्कोट्स,
significant class of transaction, then procedures plus accounting records, then non-significant class of transactions, then FRP which is financial reporting process plus journal entries. I hope सारे के सारे नोटबुक लेके बैठे होंगे, नोटबुक में जाओ, लिखो ये पूरा प्रोसेस, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करो, लिखो और फिर सुनो, आपको सारा क्लियर और लर्न भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव समझने भी है प्लस लर्न भी करना है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज के कीवर्ड्स तो पेपर में कोट करके आने ही होंगे। चलिए, अब जो हमने ट्रिक वगैरह याद किया उसके बेसिस पे आंसर वही बन रहा है। सबसे पहले सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन देखो, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इन द यूजर एंटिटी ऑपरेशन सिग्निफिकेंट टू यूजर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड प्रोसीजर्स पढ़ा था। अभी प्रोसीजर जो है ये आपके आईटी बेस्ड भी हो सकते हैं, मैनुअल सिस्टम के अंदर प्रोसीजर्स वगैरह भी हो सकते हैं। और ये प्रोसीजर्स क्या है? बाय विच यूजर एंटिटी की ट्रांजैक्शंस, जो यूजर एंटिटी की ट्रांजैक्शंस, अब देखो ट्रांजैक्शंस हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन सबसे पहले इनिशिएट होती है, फिर रिकॉर्ड होती हैं, फिर प्रोसेस होंगी, फिर करेक्ट होंगी, फिर ये जीएल जनरल लेजर जो होता है ना, उससे आपकी किसमें ट्रांसफर होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती है ना, आप लेजर्स बनाते हो, कैश लेजर हो गया, डेटर्स लेजर हो गया, फिर अल्टीमेटली दे विल रिफ्लेक्ट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट एंड P&L, उसके अंदर आइटम्स आएंगी। तो वही चीज है, प्रोसीजर्स विद इन आपके बोथ आईटी भी हो सकते हैं और मैनुअल प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, आईटी बेस्ड एज वेल एज मैनुअल प्रोसीजर्स, जिससे आपकी ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगी, रिकॉर्ड होगी, प्रोसेस होगी और साथ ही साथ उस पर कंट्रोल वगैरह होगी, और जो भी आपके फाइनेंशियल्स है वो जनरल लेजर से किसके अंदर ट्रांसफर होंगे टुवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके वही चीज सेम, ऊपर आपने एक प्रोसीजर पढ़ लिया, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का भी बिल्कुल सेम है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को भी चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे मैनुअल फॉर्म में हो, ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं दे सपोर्ट, जैसे आपके वाउचर्स वगैरह हो गए, दे सपोर्ट द इंफॉर्मेशन इन द स्पेसिफिक अकाउंट एंड दे यूज टू इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एज वेल एज रिपोर्ट, सेम प्रोसेस। फिर इसके बाद हाउ यूजर एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर इवेंट एंड कंडीशन अदर देन ट्रांजैक्शन डाटा सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अदर देन सिग्निफिकेंट मतलब दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो बेसिकली अदर इवेंट एंड कंडीशन दैट आर नॉन सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसके बाद लास्ट हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस प्लस जर्नल एंट्रीज। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जो हेल्प करते हैं यूजर एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में और डिस्क्लोजर्स वगैरह देने में। और लास्ट इज जर्नल एंट्री, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग योर नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज, जिससे आप रिकॉर्ड करोगे नॉन रिकरिंग अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस वगैरह को कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। तो सीधा सा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज कब रेलेवेंट होती है यूजर एंटिटी को। तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आना चाहिए। पहले स्पोर्ट्स which is significant class of transaction, फिर procedures plus accounting records, फिर non significant class of transaction, फिर financial reporting process plus journal entries and your work is done 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 done। इसके बाद आता है objective of user auditor in accordance with SA 402। अब objective क्या क्या होते हैं user auditor के? So user auditor के दो objective हैं, एक SA 315 और एक SA 330। SA 315 क्या था? Understanding the entity and its environment including its internal control, ये चीज है। और इसको हम थोड़ा डीप में भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर हमारा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का भी रिवीजन वीडियो आ जाएगा, उसके अंदर हम बहुत ज्यादा डीप में जाके ये दोनों स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव यही है ऐसे 315 और ऐसे 330। फर्स्ट इज टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दैट। एंड द सेकंड वन इज ऐसे 330 जिसमें आप क्या करते हो? रिस्पॉन्ड करना होता है ना टू असेस रिस्क, तो यहाँ पर भी परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर विच इज रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया एस्से नंबर 402 का। इसके बाद आता है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, पहली बात इतना याद रख लेना, ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट सर्विस ऑडिटर प्रोवाइड करता है। और ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट जो है, these reports are regarding the controls at the service organization। ये सर्विस ऑडिटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है कि तेरे कंट्रोल्स कैसे हैं, उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड होती हैं। टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है मैंने लिख दिया है, एक बार ध्यान से देखो। टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है? टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर दो चीजें याद रखना, एक तो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट का डिफरेंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, ध्यान से समझो। टाइप 1 रिपोर्ट पहले समझते हैं। टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर हम बात करते हैं दो चीजों की, डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स। किसके बारे में? डिजाइन और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स। देखो डिजाइन और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में है उसके बारे में टाइप 1 रिपोर्ट होती है, और वो भी एक स्पेसिफाइड डेट पे, एक स्पेसिफाइड डेट पे रिगार्डिंग द डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होती है आपकी किस कौन सी रिपोर्ट में? टाइप 1 रिपोर्ट में। जबकि टाइप 2 रिपोर्ट में ये डिजाइन डिस्क्रिप्शन की तो बात होती है कंट्रोल्स की, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल्स का डिजाइन और डिस्क्रिप्शन के बारे में तो बात होगी, साथ ही साथ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के बारे में भी बात होती है, वेदर द कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या वो अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली और नॉट। और ये पूरे के पूरे थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड होता है। टाइप 1 रिपोर्ट इज एट द स्पेसिफाइड डेट,
जबकि टाइप 2 रिपोर्ट इज एट थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड, पूरे के पूरे पीरियड के दौरान होगी ये। टाइप 2 रिपोर्ट इज एट थ्रू आउट द पीरियड। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 रिपोर्ट एंड योर टाइप 2 रिपोर्ट। तो वही चीज हमें दे रखे टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। सबसे पहले टाइप 1 रिपोर्ट को इसने समझाया। टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर हमने बात करी है डिजाइन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, और वो भी एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पे। देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स एट द स्पेसिफाइड डेट और likely to suitable to design, डिजाइन भी होता है और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डिजाइन एट अ स्पेसिफाइड डेट ऑफ द कंट्रोल्स। सिमिलरली टाइप 2 रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स एट अ स्पेसिफाइड डेट भी हो सकता है ये, और थ्रू आउट द पीरियड भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये बताता है अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसके अंदर डिजाइन डिस्क्रिप्शन होता है, फिर सिमिलरली डिजाइन की बात हो जाएगी और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के बारे में भी बात हो जाएगी। और जहां ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल आया वहां टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो आएगा ही आएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक आपका ऑडिट प्रोसीजर होता है। आई होप आपने सेकंड चैप्टर का जो रिवीजन वीडियो था उस देखा होगा, वहां पर मैंने ऑडिट प्रोसीजर बताया भी था। हमारे ऑडिट प्रोसीजर, दो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, एक होता है रैप और एक होता है फैप। रैप इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फैप होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और वही फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी हमारे पास दो प्रोसीजर होते हैं, एक होता है टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। और एनालिटिकल प्रोसीजर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, व्हिच इज योर टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड योर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में बात हो रही है, ये वाला। देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और उसके रिजल्ट देयरऑफ, ये भी टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है। तो टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें बताई जा रही है? चार चीजें मोटी मोटी बताई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, डिजाइन बताया जा रहा है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल बताया जा रहा है, और साथ ही साथ क्या बताया जा रहा है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताए जा रहे हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे है ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इसके बाद आता है ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज। अब देखो सर्विस की अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे? तो सर्विस की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए एसए 315 लगाओगे, व्हिच इज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर जो मैंने पिंक हाइलाइटर से पॉइंट्स मार्क किए हैं, आपको उतने उतने पॉइंट्स अच्छे से पहले याद रख लो, आपका काम वहां से भी बन जाएगा। फर्स्ट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस, सबसे पहले आ जाएगा नेचर और सिग्निफिकेंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। सेकेंड इज नेचर एंड मटीरियलिटी, नेचर एंड मटीरियलिटी। थर्ड इज डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, जितना आप अपनी गर्लफ्रेंड से इंटरेक्ट करते हो, दैट इज डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, आपका रिश्ता कैसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। इस तरीके से पॉइंट्स याद रख लो, आपके 4 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड मटीरियल, नेचर एंड मटीरियलिटी, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जो आपके मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दो सर्विसेज जो यूजर ऑडिटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहा है, पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट इज नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ व्हाटएवर द ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड, उसका नेचर और मटीरियलिटी हो गया। थर्ड इज डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और यूजर, एसओ। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में? एसओ काजोल और यूजर ऑडिटर के बीच में कैसी? यूजर ऑडिटर और सॉरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और यूजर एंटिटी के बीच में कैसी है? बोट और इसके बीच में, जो बोट है और आपकी टीसीएस के बीच में कैसी इंटरेक्शन है, उसके बारे में बात आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रिगार्डिंग नेचर ऑफ रिलेशनशिप। नेचर ऑफ रिलेशनशिप भी यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसी नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, ऑडिटर इन सबकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो यहाँ पर ये ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या क्या हो गया? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग, 4 आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड मटीरियलिटी, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डन। इसके बाद आता है आपको अंडरस्टैंडिंग लेने, तो ऐसे 315 में अंडरस्टैंडिंग लोगे, ऐसे 315 में भी आप डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग लोगे। इसके बाद ऐसे 315 में वही अगेन यूजर ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर उसे सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिली है कि नहीं मिली है, और इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब अगर मेरे को सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेट से नहीं मिलती, मेरे को सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती कि यूजर एंटिटी के कंट्रोल्स, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती फ्रॉम द यूजर एंटिटी कि कैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कंट्रोल्स हैं, क्योंकि एज एन ऑडिटर मेरे को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स की मेरे को अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है। अब लेट से मेरे को नहीं मिल रही है सर, अंडरस्टैंडिंग मेरे को नहीं मिल रही है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूं? एज ए यूजर ऑडिटर मैं क्या करूं? तो मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हैं? मेरे पास 4 अल्टरनेटिव्स हैं, मैं 4 वेज के थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस ऑडिटर को कह दूंगा तो मेरे को ना टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट दे दे, मैं उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा। चलो मेरे को टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट नहीं भी मिली तो मैं क्या करूंगा? हेलो हेलो कांटेक्ट कर लूंगा, मैं कांटेक्ट कर लूंगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, मैं क्या कर लूंगा? कांटेक्ट कर लूंगा। अब कांटेक्ट पे बात भी नहीं हुई तो क्या करो? मिलने ही चले जाओ, मिलने ही चले जाएंगे हम, तो विजिट कर लेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, विजिट कर लेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को।
तब भी नहीं पटी, तब भी नहीं बात बनी, सॉरी, तब भी बात नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे, दूसरे ऑडिटर को ही का ही यूज कर लेंगे, दूसरे ऑडिटर से ही सर्विसेज और प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करवा लेंगे। तो अगर अनेबल टू ऑब्टेन सर्विस सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं मिलती है, तो उस सिचुएशन में हम चार चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, सेकंड कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, थर्ड हम मिलने जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और लास्ट में हम यूजर और दूसरे ऑडिटर की सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूजिंग टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, देखो यूजर ऑडिटर सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब टाइप 1 टाइप 2 अगर उसे रिपोर्ट यूज करना है, मतलब ये फर्स्ट अल्टरनेटिव यूज करना है, तो उसके रिगार्डिंग उसे दो चीजों के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। एज एन ऑडिटर मेरी सेटिस्फेक्शन दो चीजों के रिगार्डिंग बहुत जरूरी है अगर मेरे को टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट यूज करना है। सबसे पहले सर्विस ऑडिटर की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मेरे को सर्विस ऑडिटर की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो आईसीआई का ही मेंबर हो, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं सर्विस ऑडिटर हो तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। तो मेरे को उसकी कॉम्पिटेंस का जानना बहुत जरूरी है। सेकंड, जो स्टैंडर्ड्स, जिस स्टैंडर्ड्स के थ्रू उसने टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट प्रिपेयर किया, मेरे को उसका भी एडिक्वेसी पे रिलाई करना बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और जरूरी है। तो दो चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कॉम्पिटेंस को जानना जरूरी है और स्टैंडर्ड्स वगैरह को जानना जरूरी है, जिसके बेसिस पे टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट बनी है। ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट द यूजर एंटिटी अंडरस्टैंडिंग, अब ये ऑडिट एविडेंस जिससे मैं यूजर ऑडिटर अंडरस्टैंड कर सकता है सर्वे डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे यूजर ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले सकता है, तो उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस क्या है। तो ऑडिट एविडेंस लेने के लिए हम चले गए, सड़क पर उतर चुके हैं। अब हम सड़क पर उतर चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, सड़क पर उतर चुके हैं, दिस इज मेमोरी टेक्निक, इसके थ्रू आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो सड़क पर। सड़क पर के अंदर एसडीसी, सड़क, सड़क, इधर से ए हटा देना, आपकी मेमोरी टेक्निक एस डी के को सी मान लेना यार तुम, और क्या, सड़क पर, पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एस से, सबसे पहले तो एस से आ जाएगा सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस मेरे को ऑब्टेन करना पड़ेगा, मेरे को साई ऑब्टेन करना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर है कि नहीं है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। बी से आ जाएगा डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और सी से आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं मैं समझा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंट्रोल्स को कौन बनाता है, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, ये एसओ एज्यूम करता है, ये वो कंट्रोल्स है जिसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम करती है। और इसको इंप्लीमेंट कौन करवाता है, इसको इंप्लीमेंट आपकी यूजर ऑडिटर इंप्लीमेंट करवाता है, यूजर एंटिटी, सॉरी, यूजर एंटिटी इंप्लीमेंट करवाता है, या यूजर एंटिटी इंप्लीमेंट करवाता है रिगार्डिंग द सर्विसेज, जो भी उन्हें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज का इस्तेमाल करना है, इसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एडिशनल कंट्रोल्स। देखो सर्विस ऑडिटर जो है वो एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके रिगार्डिंग उसने भी कुछ कंट्रोल्स वगैरह देखेंगे, कुछ कंट्रोल्स तो आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी लगाएगी, लेकिन क्योंकि एज हम यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उसकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना है। तो यूजर एंटिटी खुद भी कुछ कंट्रोल्स वगैरह इंप्लीमेंट करवा सकते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं तो ये एडिशनल कंट्रोल लगा ले, क्योंकि मैं तेरी सर्विस पे रिलाई कर रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे तेरी सर्विस पे रिलाई करना है, तो आप कुछ एडिशनल कंट्रोल लगा लीजिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जी। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जो हम एडिशनल कंट्रोल लगाने को बोल रहे हैं, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। तो सी से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स ही होते हैं। सो सी से आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, एंड डी से हमारे पास आ जाता है डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो एसडीसी का मतलब क्या है, ऐसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, डी से डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स, एंड सी से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, ये मैंने लिख भी दिया, कंट्रोल जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम करते हैं टू डिजाइन इट सर्विसेज एंड व्हिच विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द यूजर एंटिटी। रिस्पॉन्डिंग टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब आपको रिस्पॉन्ड करना है टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, ये रिस्पॉन्ड आप कैसे करते हो, इसके लिए आपके लिए एक ऐसे होता है ऐसे 330 का इस्तेमाल करके आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो यूजर एंटिटी के रिकॉर्ड्स वगैरह को देखोगे, यूजर एंटिटी के रिकॉर्ड्स को देख के अगर आपको समझ आ जाता है, एक आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है रिगार्डिंग द कंट्रोल रिगार्डिंग द कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसके रिगार्डिंग आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, उसके रिगार्डिंग आपको साई ऑब्टेन हो जाता है अगर खाली यूजर एंटिटी के रिकॉर्ड्स को पढ़ के, तो अगर मिल जाता है तो सही बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में या तो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, या फिर आपको कोई दूसरा ऑडिट या फिर आपको दूसरे अदर ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ओए मतलब अदर ऑडिटर, तो या तो आप फैब परफॉर्म कर लो या फिर कोई दूसरा ऑडिटर का इस्तेमाल कर लो। ये हो गया रिस्पॉन्डिंग टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
इसके बाद आ जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कैसे करोगे, सुनो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर ही होते हैं, क्योंकि वहीं पर आपकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल की बात होती है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताते हैं रिगार्डिंग कि आपके जो कंट्रोल्स हैं वो ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने कंट्रोल लगा दिए, अगर वो सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग बात होती है। टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के अंदर यही चीज बात होती है। तो इसके लिए आप कैसे कर सकते हो ये चीज ऑप्टेन, या तो टाइप 2 रिपोर्ट ऑप्टेन कर लो, या फिर आप खुद ही टेस्ट यूजर ऑडिटर खुद ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा ले एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई दूसरे ऑडिटर को कह दो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने के लिए। यूजिंग टाइप 2 रिपोर्ट एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, देखो यूजिंग टाइप 1 रिपोर्ट एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की भी सेम मेमोरी टेक्निक थी सड़क पर, यहाँ पर भी वही सेम मेमोरी टेक्निक है सड़क पर, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल टीओसी और आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास वही चीज, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। डी से डिजाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स, सी से कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब लगाने हैं, किस टाइम पीरियड में लगाने हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड द रिजल्ट्स फ्रॉम द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टाइम पीरियड एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसके बाद आ जाता है फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन रिलेशन टू सर्विसेज यूज्ड एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई फ्रॉड वगैरह हो गया, नॉन कंप्लायंस हो रहा है, अगर नॉकलर हो रहा है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, नॉन कंप्लायंस विद नॉकलर हो रहा है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हो रहा है, या फिर फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, आप इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट ऑफ यूजर एंटिटी। यूजर एंटिटी की जो मैनेजमेंट है उससे आप क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे, इंक्वायर करोगे वेदर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैज रिपोर्टेड टू यूजर एंटिटी। आप सबसे पहले अगर आपको लगता है कि चलो नॉन कंप्लायंस वगैरह हो रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में नॉन कंप्लायंस हो रहा है, या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो उसके सिचुएशन में आप क्या करोगे, एज द यूजर ऑडिटर आप क्या करोगे। ये पूरा स्टैंडर्ड ही आपका यूजर ऑडिटर पे लग रहा है, आपको पूरा जब स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो आपको ये चीज समझ के करना है, आपको यूजर ऑडिटर को समझ के पूरा स्टैंडर्ड लगाना है। तो यूजर ऑडिटर क्या क्या कर सकता है, सबसे पहले तो वो जो आपकी यूजर एंटिटी है उसकी मैनेजमेंट से पूछताछ करेगा, इंक्वायरी करेगा। तो फर्स्ट स्टेप यही है, इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द यूजर एंटिटी वेदर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैज रिपोर्टेड टू यूजर एंटिटी, की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें क्या रिपोर्ट के, ए मैनेजमेंट तेरे को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि उनके यहाँ फ्रॉड वगैरह हुआ है, या फिर वेदर द यूजर एंटिटी इज अदरवाइज अवेयर, या फिर तू पहले से ही अवेयर था किसी फ्रॉड के बारे में, नॉन कंप्लायंस के बारे में विद लॉज एंड रेगुलेशन। यूजर ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा रिगार्डिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फैक्ट, और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा जो वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, वो चीज उसे चेक करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है रिपोर्टिंग बाय यूजर ऑडिटर। यूजर ऑडिटर क्या कैसे रिपोर्ट करेगा, सो यूजर ऑडिटर सबसे पहले तो ऐसे 705 के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता है, अगर उसे मॉडिफिकेशन कब करेगा, अगर उसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ वो रेफर नहीं करेगा टू द वर्क ऑफ द सर्विस ऑडिटर, अपनी रिपोर्ट में वो सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट्स को कभी भी बताएगा नहीं। ये रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग बाय द यूजर ऑडिटर, तो यूजर ऑडिटर देखो तीन चीजें करेगा। सबसे पहले तो वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा, अगर ऐसे 705 के थ्रू अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कब करेगा, अगर उसे सही ऑब्टेन नहीं हो रहा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा। लेकिन अगर वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है अपनी रिपोर्ट पे, अगर वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे, तो जो सर्विस ऑडिटर का जो सर्विसेज की बात हो रही है उसको वो अपनी रिपोर्ट में रेफर नहीं करेगा, तो उसको रेफर नहीं करेगा अपनी रिपोर्ट में। तो वही चीज इसने लिखी है, एक बार पढ़ लेते हैं। The service auditor shall modify the opinion in the user auditor report in accordance with SS 705 if the user auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the services provided by the service organization. जो मैंने ये वाली पॉइंट नंबर 1 की बात की थी। सेकेंड पॉइंट, he shall not refer to the work of the service auditor if the user auditor report contain an unmodified opinion. अगर unmodified opinion दे रहे हैं तो सर्विस ऑडिटर की सर्विसेज के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है रिपोर्ट में, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। लेकिन तब रेफर करना पड़ेगा, रेफर तब करना पड़ेगा अगर लॉ रेगुलेशन कहता है तो आपको रेफर करना पड़ेगा। अगर लॉ रेगुलेशन मना करता है, मतलब अगर लॉ रेगुलेशन कुछ साइलेंट है, तो आप रेफर ना करो अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो। लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन ने रेफर किया, इफ सच रेफरेंस इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, तो उस सिचुएशन में यूजर ऑडिटर को इंडिकेट करना पड़ेगा रेफरेंस डज नॉट डिमिनिश द यूजर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ओपिनियन। मतलब अगर मैं रेफर कर रहा हूँ सर्विस ऑडिटर की सर्विसेज का, अगर मैं रेफर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जो जवाबदारी है, मेरा जो ओपिनियन देने की, मेरे को जो चेक करना है प्रोसीजर्स वगैरह, मैं उससे फ्री नहीं हो जाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट डिमिनिश। तो रिपोर्टिंग में 3 पॉइंट्स याद रख लेना। अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं तो ऐसे 705 के अकॉर्डिंग दूंगा, वो मैं कब दूंगा, अगर मेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता हूं तो मेरे को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस ऑडिटर की सर्विसेज को रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो। लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन कहता है तो उस सिचुएशन में मेरे को ये चीज और स्टेट करनी पड़ेगी, इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए यूजर ऑडिटर डिमिनिश नहीं हो जाती है।
हो गया ये चैप्टर खत्म, हो गया ये चैप्टर खत्म। बस इतना ही चैप्टर था और आई होप कि आपने इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज और टीवाईके के क्वेश्चन कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुवर्ड्स दिस वीडियो। मैंने थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखा है। अगर ये आपको समझ तब भी नहीं आता तो एक बार दोबारा सुन लेना। बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स से बना के जितना मेरे से सिंपल और इजी हो सकता था ये स्टैंडर्ड, मैंने उतना कोशिश किया आपके लिए इजी बनाने का। ऑल्दो ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। और अगर किसी ने रिसेंटली May 24 का पेपर देखा होगा, May 24 का जो आपका पहला टाइम का पेपर था, उसमें भी टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें भी टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको प्लीज स्किप मत करना। छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, एक दो बार देख लेना एंड आपका काम बन जाएगा। और फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और थैंक यू सो मच एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर थोड़ा अपना प्यार वगैरह बरसा सकते हो। और अगर कुछ और चाहिए तो बता दो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।